ऐसे कभी नैया पार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम संघर्ष करते रहें लगातार तो कभी ना कभी हम जिस मंजिल की चाह में रहते हैं, रास्ते पे निकले होते हैं, वो हमें मिल जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में सियासत के संग्राम में। आज मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको ऐसे मेहमान से जो कि सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और इस विधानसभा से सबसे चहेते हैं, बच्चे हो या बुजुर्ग, सबके चहेते हैं, सबसे लोकप्रिय हैं। यहाँ पर बहुत बार इन्होंने कोशिश की है, बहुत बार इनकी गिरफ्तारी भी हुई है, धरना प्रदर्शन किया है इन्होंने। सबसे खास बात इनकी है कि छात्र जीवन से ही ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राजेश सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे आपको मिलवाते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। राजेश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपके जो चाहते हैं, आपके जो फैन हैं, वो लोग भी जानना चाहेंगे कि संघर्ष कहाँ से शुरू किया आपने और राजनीति में कदम कब रखा आपने? मैडम, समाजवादी पार्टी को मैंने चुना तब जब मैंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेता के रूप में देखा, उनको एहसास किया। हम लोग तो जब हाई स्कूल से पहले पढ़ाई जब करते थे, उस समय नेताजी ने एक रथ निकाला था, क्रांति रथ। तो मैं बहुत बच्चा था, पढ़ाई करता था, राजनीति से कोई मतलब नहीं रहता था ज़्यादा। लेकिन रात में मैं चोरी में, हमारे जैतपुर में मेरा गांव है, वहीं पर जैतपुर में आना था नेताजी का क्रांति रथ। और एक अंदर से ये उत्तेजना थी कि नेताजी कैसे हैं, इतना रथ लेकर चल रहे हैं लोगों के लिए, जनता के लिए, कि गांव गरीब के लिए। तो मैं रात में चुपके से गया और उनका रथ आया तो बहुत रात में मैं देख के गया और वहाँ पर नेताजी को मैंने पहली बार देखा और उनके व्यक्तित्व को और उनके संघर्ष को मेरे दिलो दिमाग में ऐसी छाप पड़ी कि मैं राजनीति में आऊँगा और नेताजी के साथ काम करूँगा। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए बाराबंकी शहर आ गया। उसके पहले बाराबंकी में मैंने इंटर की पढ़ाई की राजकीय इंटर कॉलेज से। उस पीरियड में मैं चोरी चुपके जो है पार्टी के कार्यक्रमों में, मीटिंगों में चुपके से चला जाता था। घर वाले रोकते थे? घर वाले जानते नहीं थे, वो जान रहे थे पढ़ाई करने जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं। लेकिन जैसे मुझे पता चलता था समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम है, मैं चुपके से चला जाया करता था। फिर जब मैं जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज में मैंने दाखिला लिया बीएससी में, तो उस पीरियड में भी राजनीति के जो भी कार्यक्रम होते थे, बगल में कलेक्ट्रेट कचहरी थी, धरना प्रदर्शन जो भी होता था उसमें जाते थे 10-20 लोगों को साथ लेकर। तो उसके चक्कर में मेरी बीएससी की पढ़ाई बाधित हुई। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था, उस समय एक मेरे मित्र लड़ रहे थे चुनाव जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज से महामंत्री का। तो उनको कन्विंस करने में और कुछ करने में मेरा सेकेंड ईयर में फेल हो गया बीएससी। मेरे बाबूजी ने कहा कि फेल हो गए, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो राजनीति भी करते हो, पता चला है, तो अगर राजनीति करना है तो आप किसी के साथ मत करो, आप खुद नेता बनो। वही मेरे राजनीति में आने का टर्निंग पॉइंट हुआ। फिर मैंने बीएससी छोड़ के बीए में एडमिशन लिया और बीएससी सेकेंड ईयर में मैंने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और 2099-2000 सत्र में मैं जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। और ऐतिहासिक चुनाव हुआ, 15 कैंडिडेट थे, जिसमें 2200 छात्र और छात्राओं ने वोट किया था। उसमें 1700 वोट मुझे प्राप्त हुए, बाकी में 15 लोग को मिला। एक तरफी जीत थी और लोगों में, हमारे कॉलेज के जो विद्यार्थियों में, सभी लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। मैं गरीबों के, असहाय लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। आपने बताया कि मतलब आप घर वालों से चोरी छुप के राजनीति में, मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को देखने जाया करते थे। तो बीच में जब नंबर कम आते थे तो घर वाले पूछते नहीं थे क्या वजह है, पढ़ाई वढ़ाई मन क्यों नहीं लग रहा? नहीं, तो मैंने कहा था कि मेरी ओरिजिनल पढ़ाई है, नकल की नहीं है, मैं पास हूँ। फर्स्ट डिवीज़न भले ही नहीं आऊँगा, लेकिन जो डिवीज़न आएगा वो मेरी पढ़ाई का होगा, नॉलेज का होगा। मैं सेकेंड हमेशा आया, लेकिन वो मेरा अपना तजुर्बा और अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के थे, उसमें नकल का कोई सहारा नहीं था। अच्छा, तो मतलब सब मेहनत की पढ़ाई जी। लेकिन मैं शुरुआती दौर में मतलब डॉक्टर बनने का बहुत इच्छुक था। मैंने CPMT प्री की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी और BUMS मेरी रैंक आई थी। लेकिन वो उस समय क्रेज हुआ करता था MBBS का। तो हमने कहा ये कौन सा डिग्री BUMS, ये तो लोग ऐसे लगाए रहते यूनानी। तो MBBS में नाम आया, तब मैं डॉक्टरी करूँ। तो चूँकि फिर दोबारा मैंने पेपर नहीं दिया, राजनीति में इंटरेस्ट आ गया, फिर डॉक्टरी छूट गई। लेकिन समाज सेवा, जनता की सेवा मेरे जहन में हमेशा रही है। मैं जहाँ भी रहा हूँ, राजनीति से हट के भी मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैंने एक ट्रस्ट बना रखा है, मालती देवी मुलायम सिंह यादव चैरिटेबल ट्रस्ट। वो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्वर्गीय माता जी के नाम से है
और बहुत आइडियल महिला थी। उन्होंने बहुत त्याग किया नेताजी को वहाँ तक पहुँचाने में, और अखिलेश जी को भी जो भी संस्कार जो कुछ मिला उनकी बहुत देन रही। मैं उनसे इंस्पायर हुआ, उनको मैंने पढ़ा और देखा समझा, तो मैंने उनके नाम के सहारे बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो निर्धन गरीब कन्याएं हैं उनके लिए मैं काफ़ी योजनाएं चालू करना चाहता था। तो सरकार जब थी 2012 से लेकर 17 तक, उसमें मैंने प्रयास किए बहुत, लेकिन उस प्रयास का राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं था। राजनीति अलग थी, वो मेरा समाज सेवा थी निस्वार्थ। आपने कहा कि आपने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के माता जी के नाम से आपने एक ट्रस्ट खोला है। अक्सर देखा जाता है कि राजनीति में लोग ट्रस्ट तो खुलवाते हैं, लेकिन अपनी माता के जी के नाम से या फिर अपने किसी परिवार के नाम से या अपने बच्चों के नाम से ऐसे खुलवाते हैं। तो क्या वजह है कि आपने जो है अखिलेश जी की माता जी के नाम से खुलवाया? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है मैडम। मुझसे कई लोगों ने कहा, मेरे शुभचिंतकों ने, जो मदद करने वाले थे, कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप अपने घर के किसी सदस्य के नाम से बनाइए, अपने दादा बाबा या कुछ, ये दूसरों का नाम आप क्यों कर रहे हैं और इसका लाभ तो आपको नहीं मिलेगा। हमने कहा लाभ नहीं होता है। मैंने इनको पढ़ा, उनके त्याग बलिदान को देखा कि जो महिला इतने बड़े नेता को पूरे देश में, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को लोग जनता चाहती है, वो अगर उनका वो सहयोग नहीं होता, उनकी सहमति नहीं होती, तो क्या नेताजी इतनी ऊंचाई तक जा पाते? परिवार की जिम्मेदारियां अगर उनको उठाना पड़ता नेताजी को, तो उनके रास्ते दो बढ़ जाते। लेकिन परिवार की जो दायित्व जिम्मेदारी थी वो माता जी ने निभाया, मालती देवी माता जी ने निभाया। उन्होंने हमेशा सहयोग किया। नेताजी को कहा आप राजनीति में जाइए, मैं घर को देखती हूँ। तो उनको काफ़ी पढ़ा। मैं कई बार गया उनके गांव, लोगों से पूछा, जो बुजुर्ग लोग थे उनके बारे में, तो जो बातें उनके बारे में निकल के आई, तो मैंने कहा ऐसी महान महिला और ऐसी महान देवी स्वरूप औरत के बारे में ज़रूर कुछ करना चाहिए, एक प्रेरणा होगी लोगों के लिए। इसलिए मैंने उनके नाम का ट्रस्ट गठित किया और अभी तक अनवरत उसका काम चलता है। लोगों की मदद करते हैं, शादी ब्याह में मदद करते हैं, जो भी सोशल काम है मैं करता रहता हूँ उनके। आपने भी ऑफ कैमरा बताया था कि अखिलेश जी आपके काफ़ी प्रिय मित्र हैं, तो जो है उनको इस बात का पता चला कि नहीं? नहीं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, नेता हैं हम लोगों के, उनको पता है और मैंने उनको पूरा इसका दस्तावेज दिया था। लेकिन वो ऐसा समय था सरकार 17 के पीरियड का कि कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी राजनीति में, आप सब जानते हैं इस बारे में। तो उस समय उचित नहीं मुझे लगा कि सहयोग अभी होना चाहिए, और उनके नॉलेज में है, माननीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नॉलेज में है, और वो बहुत मतलब पॉजिटिव हैं इस चीज़ के लिए, और इसका मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए। इसके एवज में मुझे कोई राजनीति में पद नहीं चाहिए। राजनीति मेरा अलग पेशा है, उसके लिए मैंने अलग संघर्ष किया है, और इस पे जो है मैं उनके नाम को अपने पूरे उत्तर प्रदेश में ये महसूस कराना चाहता हूँ कि इस तरह की महिलाओं के नाम से भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अक्सर जो है आपको लेकर धरना प्रदर्शन में आपके काफ़ी नाम है कि जो है आप चाहे जहां धरना प्रदर्शन उसको लीड करते हैं, या फिर कोई बात होता है तो आपसे मतलब गलत बर्दाश्त नहीं होता, आप उसका विरोध करने जुट जाते हैं। तो मतलब ये भावना कब से आई आपके अंदर? नहीं, ये भावना मैडम तो मैं बचपन से, जब से मैं जानने वाला हुआ हूँ, अन्याय मुझे नहीं बर्दाश्त है। अन्याय के खिलाफ मैं लड़ जाऊंगा, भले ही मेरे परिवार का कोई सगा क्यों ना हो। अगर वो गलत काम कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। अन्याय बर्दाश्त नहीं है, चाहे फिर मुझे जेल जाना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, उससे मुझे कुछ नहीं। संघर्ष मेरा रहेगा जब तक न्याय अन्याय की लड़ाई चलेगी, हम न्याय के साथ रहेंगे, चाहे जिस तरह से। कौन सी न्याय अन्याय की लड़ाई मतलब आज तक लड़ी जो बहुत ही, जिसमें संघर्ष करना पड़ा बहुत ही ज़्यादा? अब देखिए, राजनीति में मैडम आप लोग भी बहुत गहराई से जानती हैं, अब उसको कहने का कोई मतलब नहीं है। राजनीति आज के इस दौर पे आ गई है कि लोग करना तो कुछ नहीं चाहते, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, संघर्ष कोई नहीं करना चाहता है। पद तो एक केवल आपको माध्यम है, पद से आप आगे की तरक्की कर सकते हैं, लोगों को कुछ आर्थिक या इस तरह की मदद कर सकते हैं, लेकिन नेतृत्व जो होता है, नेता जो होता है, वो आखिरी लड़ाई तक लड़ता है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ता है। आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति अगर वो मुस्कुरा दे, तब समझ लीजिए आपके नेतृत्व, आपके नेता में कुछ क्षमता है। वरना अब तो लोगों ने पेशा बना रखा है कि पैसा कमाना है, उसके बाद टिकट ले आना है, बन जाना है, फिर उसके 4 गुना एवज में हमको इकट्ठा करना है। सेवा भावना अब आपको कम दिखाई दे रही है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ।
और जो भी पार्टियां इस तरह का काम कर चुकी हैं उनका अंजाम भी आप देख चुके हैं कहाँ चली गई हैं। अब जनता के बीच में वही रहेगा जो जनता की बात करेगा, उसके सुख दुख को समझेगा। झूठ नहीं चलेगा। झूठ 5 साल चलाओगे आप, 10 साल चलाओगे, उसके बाद उसका एक अंत होना है। झूठ पकड़ा जाएगा। जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन आपको राजनीति या जो भी है उससे आपको विदा लेना पड़ेगा। आपने सही कहा, क्योंकि अक्सर हम लोग भी देखते रहे हैं कि मतलब लोग क्या होता है कि आजकल पैसे कमाने के लिए राजनीति करते हैं, जनता के लिए राजनीति नहीं करते, जनता की सेवा करने के लिए राजनीति नहीं करते। अभी आपने बताया कि आप समाज सेवा की भावना आपके अंदर बचपन से ही थी, मतलब आप समाज सेवा करने के लिए बचपन से ही आपके दिल में कहीं ना कहीं एक अलग थी। तो जो है ये समाज सेवा कहाँ से सीखा आपने, कहाँ से सोचा कि ऐसी कौन सी घटना ने आपको प्रभावित किया कि जिससे आपके दिमाग में, दिल में यह लगा कि नहीं, मुझे जनता की सेवा करनी चाहिए? मैंने जब राजनीति के बारे में सोचा, समाज सेवा के बारे में सोचा, तो मैंने जो गांव की परंपरा या रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो वहाँ के नियम कानून हैं, उसको मैंने महसूस किया कि जो गरीब है उसके साथ इस तरह का भेदभाव होता है कि लगता है वो इंसान नहीं है, जबकि वो जायज़ है, उसके पास शक्तियाँ नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, इस वजह से लोग उसको प्रताड़ित करते हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि यार इन लोगों के लिए तो कोई बोलता नहीं, बोलना चाहिए इनके लिए कि गलत है, गलत है तो गलत है। तो गलत के खिलाफ मुझे बोलने की ताकत अपने बचपन से मिली कि मैं जो जमींदारी, गुलामी या दास, मतलब किसी को दास बना के रखने की इस परंपरा के मैं सख्त विरोधी रहा। आज तक मेरा विरोध यही है कि मैं किसी भी आदमी को कहता हूँ, गरीब हो या मध्यम वर्गीय, कि आप न्याय के लिए अपने लड़ाई लड़िए, हारेंगे नहीं, लेकिन गुलामी मत करना किसी की। गुलामी करने से आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। जी। सदर विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हो और काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मतलब जा रहे होंगे, अक्सर जनता से मिलते हैं, आप समाज सेवा भी करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है विकास में क्या कमी दिख रही है और क्या कमी, ऐसी कौन कौन सी यहाँ पर समस्याएं हैं जो अगर अब की बार आपको जनता और पार्टी मौका दे तो आप वहाँ पर करना चाहते हैं? देखिए मैडम, मैं इस विधानसभा में लगभग मुझे 2006 के बाद से, 7 के बाद से, जब बीएसपी की गवर्नमेंट बनी 2007 में, उसके बाद मैंने अपना कर्म क्षेत्र जो है इसी विधानसभा को चुना। और इस विधानसभा में मैं बगैर टिकट के लालच के, किसी तरीके के लालच के, इस क्षेत्र में मैं हमेशा दौड़ता रहता हूँ। हमें कोई बुलाता है उसके पास जाता हूँ, और उसकी कोई समस्या होती है तब मैं जाता हूँ। सत्ता और विपक्ष का मेरा नहीं रहा है, मैं हमेशा लड़ाई लड़ा हूँ। अन्याय हो रहा होगा तो थाना, कोतवाली, कचहरी कहीं भी होगी, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा, चाहे जितने मेरे ऊपर मुकदमे लग जाए। मेरे ऊपर बहुत मुकदमे लगे। मैंने मायावती जी का पुतला जलाया, उसमें मुकदमा हुआ। 7 क्रिमिनल लगा जब हमने तालाबंदी करी। उसके बाद हल्ला बोल, घेरा डालो, डेरा डालो, जो भी कार्यक्रम पार्टी ने आयोजित किए उसमें हमने हमेशा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लड़ाई लड़ी। और जेल जाने का तो मतलब पार्टी में हमारे पास भी रिकॉर्ड है, बहुत संघर्ष किया मैंने पार्टी की। और रही बात क्षेत्र की मैडम, क्षेत्र में काम हुआ ऐसा नहीं है। पिछली गवर्नमेंट जब हमारी समाजवादी पार्टी की थी काम हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने जब देखा तो अभी इस गवर्नमेंट में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्षेत्र में विकास छोड़ दीजिए, जो था उसी की जो है अगर रिपेयरिंग और मरम्मत होती तो शहर का क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है। आपने देवा देखा होगा, हाजी वारी सली शाह जी की दरगाह है, काफ़ी लोग आते हैं वहाँ, देश नहीं प्रदेश के अलावा अलग प्रदेशों से लोग आते हैं। वो जब देखते हैं तो उनके दिल में छवि रखती कि लखनऊ से इतना करीब 10-15 किलोमीटर, और ये स्थिति यहाँ पर ना तो कोई सरकारी धर्मशाला बना है, ना जायरीनों के लिए कुछ ठहरने की व्यवस्था है, और मतलब मूलभूत सुविधाएं जो हैं, नल है, रोड है, पानी है, इन सब चीज़ों का अभाव है। और हम चाहते हैं, हम तो 2012 में आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला, मेरा टिकट हुआ यहाँ से, लेकिन पार्टी की कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय नेताजी थे और माननीय अखिलेश जी हम लोगों के नेता थे, उनके पास कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। तो मैंने पार्टी को सर्वोपरि रखा कि सरकार बनाना ज़रूरी है, विधायक बनना ज़रूरी नहीं है। मैंने अपना टिकट कट गया तो मैंने 2 बार 3 विरोध किया कि भाई मुझे मिलना चाहिए। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने
जब समझाया मुझे कि सरकार राजेश बनाना है, तो हमने कहा बिल्कुल सरकार बनाना है तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैंने मेहनत किया, इस विधानसभा में जो भी हमारे प्रत्याशी थे उनके लिए मेहनत किया, जिताया। और हमारे उनके संबंध भी बहुत पुराने हैं। माननीय सुरेश यादव जी हैं, यहाँ सदर के विधायक हैं। मेरे पुराने संबंध, व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन संभवतः हो सकता है कुछ विचारों में मतभेद हो। व्यक्तिगत संबंधों में कोई मतभेद नहीं, बड़े भाई हैं हमारे, वो हम सम्मान करते हैं। लेकिन राजनीति में कुछ विरोध मतभेद हो सकता है, वो अलग मैटर है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो है आप जो है मतलब सरकार को महत्व दिया और आप अपने लिए कुर्बानी दी, और अब बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं आज तक। आपने बताया कि कई बार जेल गए हैं और कई बार धरना प्रदर्शन किया है आपने, बहुत सारे संघर्ष किए हैं जनता के लिए भी और पार्टी के लिए भी। तो अब आज तक आपने जो है मतलब वैसे अक्सर देखा जाए कि क्या होता है कि एक मान्यता है और ऐसा होता भी है कि मतलब अगर विधायक जब लोग टिकट लेने आते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इसके बाद जब जीत जाते हैं पार्टी और जनता की वजह से, तो उसके बाद लोग जनता को भूल जाते हैं, नहीं आते उनके पास। अक्सर हमें लोगों से भी शिकायतें मिलती रहती है कि विधायक जी तो दिखते ही नहीं है, विधायक जी तो आते ही नहीं। तो जनता कैसे यकीन करे कि मतलब आप उन विधायकों में से नहीं होंगे? जनता ने हमारे महसूस किया, 10 सालों में महसूस किया, 15 सालों से महसूस कर रहे हैं कि जब ये विधायक भी नहीं बने हैं और इनको कोई ऐसा राजनीतिक सरकारी प्रोटोकॉल भी नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद भी इनको जब हम बुलाते हैं अपने सुख दुख में हाजिर रहते हैं। और सत्ता का भी इन्होंने कई बार स्वाद देखा, सारी सुविधाएं थी इनके पास, उसके बाद भी इनका वैसे ही स्वभाव बना रहा। आज भी उसी तरीके से ये लोगों से मिलते हैं, गर्मजोशी से सुख दुख में। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में ज़रूर जाइए जहाँ पर बाहुल्य हैं, तब आपको आपके इस छोटे से नेता की कुछ न कुछ खूबियाँ दिखाई देंगी। मैं जनता से जुड़ता हूँ, मैं फोकस और भौकाल से बहुत दूर हूँ। जनता के बीच मुझे बहुत अच्छा लगता है, जनता के जैसे रहना, उनसे बात करना, उनके साथ बैठना। और जो हो सकता है, मेरे पास तो कोई ऐसा पावर नहीं है कि मैं कलम चला दूँ या फ़ोन कर दूँ तो करना पड़े, लेकिन संघर्ष उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के चलता हूँ। और जब भी अभी मुझे सूचना मिलती है कि कहीं किसी की मृत्यु हो गई, कहीं कोई शादी है, कहीं कोई दुख में है, मैं बगैर बुलाए चला जाता हूँ। मुझे सूचना मिल जाए मैं पहुँचता हूँ। तो ये चीज़ जो है हमारे क्षेत्र के लोगों में बहुत लोकप्रिय है। लोग इसका महत्व मुझे बहुत देते हैं, व्यक्तिगत मुझे लोग बहुत प्यार देते हैं। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। जनता आपको प्यार देती होगी तो अपनी समस्याएं भी बताती होगी कि जो है ये समस्या हमारे क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो आपके इस सदर विधानसभा में सबसे ज़्यादा समस्या, मेन समस्या किस चीज़ की है? शिक्षा, रोजगार, सड़क, या फिर जो है किसी और चीज़ की समस्या जो सबसे पहले आपको मतलब अगर पार्टी और जनता आपको मौका देती है सबसे पहले आप यहाँ पूरा करना चाहते हैं? सबसे पहली जो समस्या यहाँ की बाहुल्य है वो रोजगार को लेकर है। बाराबंकी शहर है, हमारी सदर विधानसभा का केंद्र है, और देवा कस्बा टाउन एरिया है, बंकी है। तो ये बाराबंकी शहर में हमारे ज़िले से काफ़ी लोग दूर दूर से आके यहाँ रहने लगे, कुछ लोग व्यापार करने, मजदूरी करने। तो काफ़ी जो यहाँ पर उद्योग धंधे बंद हो गए, सूत मिल बंद हो गई, बहुत बड़ी थी, शुगर मिल बिक गई, और जो भी छोटे कारखाने थे वो बंद हो रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहली जो आवश्यकता है रोज़गार की है। रोज़गार का कुछ ना कुछ ऐसा साधन बनाना पड़ेगा। जो यहाँ के गांव गरीब के लोग हैं शहर के किनारे, उनके पास ज़मीनें नहीं है ज़्यादा। अगर वो चाहें खेती करके अपना जो है व्यवसाय कर सकते हैं, तो खेती भर की भी ज़मीन हम लोगों के खाने भर की है, व्यापार करने लायक नहीं। तो सबसे पहला अगर मौका मिलता है, पार्टी मुझे मौका देती है, तो मैं सबसे पहले रोज़गार की व्यवस्था कराऊँगा। और थोड़ा सा कानून व्यवस्था जो है ये सुधार होना चाहिए, ये हमारी मूलभूत है। और रोड और पानी और सड़क, ये तो बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये तो चलती रहेंगी। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो ये तो बढ़ता रहेगा। लेकिन जब रोज़गार होगा, थोड़ा शिक्षा का भी स्तर सुधरेगा, तो अपराध कम हो जाएगा। अपराध तभी होता है जब बेरोज़गारी बढ़ जाती है चरम पे। और बाकी ये सरकार आप लोगों ने देखी है, 4.5 साल के कार्यकाल में हमारे हिसाब से भर्तियां निकलती हैं, पेपर होता है, फिर आउट हो जाता है। ये परंपरा चली आ रही है, और इससे जो है हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग बहुत हताश हैं। और झूठ जो है
बहुत नहीं चलता है। मैंने आपसे कहा झूठ बहुत दिन नहीं चलता है, झूठ की अब सच्चाई जनता जान चुकी है। सरकार बदलने का मन पूरे उत्तर प्रदेश ने बना लिया है कि इस सरकार को बदलना है। अब उसमें आप सब लोगों का भी सहयोग मिलेगा तो हम लोग ज़रूर उस लड़ाई को आगे फतेह करेंगे। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अक्सर देखा जाता है कि जो है मतलब इंतज़ार का फल मीठा होता है और आपने बहुत इंतज़ार किया है और जनता आपको पूरा सहयोग देगी। आपका जो ये समाज सेवा की भावना है, लोगों से जुड़ने की भावना है, इसे जनता आपको, हम उम्मीद करते हैं कि जनता पार्टी दोनों इस बार आपको मौका देगी अपना जो है आपको यहाँ पर जनता के बीच कार्य करने का। जो मेन समस्याएँ हैं वो आपने यहाँ पर जनता के बीच जाकर जानी है तो ज़रूर आपको मौका देगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों की आप लगातार देखते रहिए एम न्यूज़। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।